नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर मनोज मोचेंद्र जी की लिखी कहानी हड़बड़ी। वह यकबयक बेड से उठा, जैसे कि कोई भयानक सपना देखकर जागा हो। तभी उसने घड़ी पर निगाह डाली तो उसे जैसे बिजली का तेज झटका सा लगा। वह चिल्लाने लगा, रुचि, मेरी कमीज कहाँ है? पैंट पर इस्त्री क्यों नहीं करवाई? और मोबाइल रिचार्ज पर क्यों नहीं लगाया? अरे, इसकी बैटरी तो 13% दिखा रही है। रुचि उसकी इस हड़बड़ाहट पर घबराई और संजीदा भी हुई। पहले तो उसने सोचा कि धीरज ने कोई बुरा सपना देखा होगा, क्योंकि वह रात भर उसके बाजू में ही लेटी हुई थी। सपने में उसकी बड़बड़ाहट सुनकर वह पल भर को चैन से सो भी नहीं पाई थी। उसने कहा, आज आपको कहाँ जाना है? आज तो संडे है। वह बेफर उठा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे, संडे है तो क्या हुआ? मुझे अभी एक ज़रूरी काम से निकलना है। काम भी ऐसा है कि उसे टाला नहीं जा सकता। बस मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ। तुम मेरा बैग रामू से कार में रखवा दो। पर आज तो संडे की वजह से ड्राइवर भी छुट्टी पर है। रुचि फिर बोल पड़ी, तो क्या हुआ? क्या मैं कार चलाना नहीं जानता? क्या मैं कार चलाकर किसी ज़रूरी काम पर नहीं जा सकता? पूरे 26 साल तक मैंने कार चलाई है। जब सैलरी दोगुनी हुई तभी तो ड्राइवर रखा, वरना ड्राइवर मुझसे बेहतर कहाँ कार चलाता है। ड्राइविंग सीट पर तो वह बैठता है, पर गाइड मैं उसे करता हूँ। अच्छा, तो अब बात का बतंगड़ मत बनाओ और बतंगड़ेपन को बहसा बहसी की अंधी गलियों में मत धकेलो। बस कार में मेरा सामान रखवा दो और रामू से कह दो कि कार के शीशे साफ कर दे। बस। एक सांस में बोलने के कारण उसकी सांस फूलने लगी। लेकिन आप कुछ खाए बगैर जाएंगे? मुझे रात को सोने से पहले बता दिया होता तो भोर में उठकर आपके लिए टिफिन तैयार कर देती। इतनी जल्दी में तो चाय भी नहीं बन पाएगी। रुचि के माथे पर चिंता के बल पड़ गए। आखिर वह उसका खैर ख्वाह चाहने वाली पत्नी है। बस भी करो, नाहक टर टर किए जा रही हो। क्या करना है मुझे टिफिन चाय का? कहीं भी चाय सुड़क लूंगा, कहीं भी खा लूंगा। समोसा, पिज्ज़ा, सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन तुम मुझे बतंगड़े पने में ऐसे क्यों घसीट रही हो? बंद करो बकवास एंड लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। वह तिलमिला उठा। जब तक धीरज ब्रश कुल्ला करके कपड़े बदलता, रुचि ने येन केन प्रकारेण चाय तो तैयार कर ही ली। फिर उसने प्लेट में बिस्किट रखते हुए उसके आगे टेबल पर सरका दिया। वह भन्नाते हुए चिंघाड़ उठा, तुम्हें चाय बिस्किट की पड़ी है, पर मुझे तो देर में देर हो रही है। सब तुम्हारी बदौलत। न तुम बहसा बहसी करती, न मुझे देर होती। जानती नहीं हो आज मुझे कितना ज़रूरी काम करना है। अगर नहीं कर पाया तो समझ लो मेरा पत्ता साफ। मेरा भविष्य काली रात में समा जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? सब चौपट हो जाएगा। वह अंगारे की तरह बरस रहा था। उसका मूड देखकर रुचि पूछ भी नहीं पाई कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है कि सिर पर पैर रखकर भाग रहे हैं। इतने सालों से तो इतना जरूरी काम कभी नहीं आन पड़ा। बड़ी तसल्ली से, आराम से, लेट लतीफी से, आसमां पे है खुदा ओ जमी पे हम गाते हुए निकलते रहे हैं। क्या इतनी जरूरी काम है कि चाय की एक घूंट भी नहीं सिप कर सकते? लिहाजा रुचि उसे जाते हुए देखकर यह भी नहीं कह पाई कि अरे, आपने शर्ट तो उल्टी पहन रखी है और जो चश्मा लगा रखा है वह नजर का चश्मा है ही नहीं। क्या किसी फैशन शो में जाना है? आखिर इस चश्मे से तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर अपना जरूरी काम कैसे निपटाओगे? पर भागते हुए धीरज को न तो उल्टी शर्ट का न गलत चश्मे का ही ख्याल रहा। वह फ्लैट से निकलकर फटाफट लिफ्ट में आगे खड़े लोगों को धकियाते हुए पहले अंदर घुस गया। उसकी इस बदतमीजी पर लोग बाग उसे खरी खोटी सुनाते रहे, पर उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। शायद उसे समझ में भी नहीं आया कि वे अपनी शिकायत उससे नहीं बल्कि किसी और से कर रहे हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट की पार्किंग में रुकी, वह आगे खड़ी एक लड़की के पैर को रौंदते हुए बाहर निकला और लगभग भागते हुए अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर धचक कर बैठ गया। कार को पार्किंग से निकालते हुए उसने आगे की दो दो गाड़ियों को पछाड़ा
और एक कार को पीछे से धकियाते हुए और उसमें बैठे आदमी को गुरेरते हुए एकदम से आगे आ गया, गोया कि वह किसी पार्किंग में नहीं, खुली चौरस सड़क पर गाड़ी भगा रहा हो। बहरहाल कॉलोनी के गेट पर चौकीदार की बाबूजी सलाम को नज़रअंदाज करते हुए वह जैसे ही थोड़ी दूर चला था कि एक बिल्ली उसके पहिए की दबोच में आकर टे बोल गई, जबकि मोहल्ले के कुछ देसी किस्म के आवारा कुत्ते उसकी कार को भौंकते हुए काफी दूर तक उसका पीछा करते रहे। धीरज को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि उसने एक अपाहिज भिखमंगे को कार की चपेट में ले लिया है और एक ठेली वाले की ठेली को धक्का मारकर उसकी सारी सब्जियां सड़क के हवाले कर बिखेर दी हैं। लोग बाग चीखते चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो, कार का नंबर नोट करो और थाने भागकर रपट लिखवाओ। लेकिन धीरज के सामने तो रविवार के दिन अपने निहायत जरूरी काम को अंजाम देने मंजिल तक पहुंचना था। सड़क पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी 80-100 की स्पीड नहीं ले पा रही थी। तभी मेट्रो स्टेशन के सामने से गुजरते हुए उसे यकबैक ख्याल आया कि क्यों ना अपनी BMW गाड़ी को बाहर पार करके बाकी का सफ़र मेट्रो ट्रेन से किया जाए। इससे उसे दो फायदे होंगे, एक तो जल्दबाजी में उसकी कार का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दूसरे वह और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सो उसे ध्यान भी नहीं रहा कि उसने अपनी कार मेट्रो पार्किंग में न खड़ी करके सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़ी कर रखी है, जबकि कार से निकलकर मेट्रो स्टेशन की स्वचालित सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाती आई और उसकी कार को गैर कानूनी रूप से सड़क पर खड़ा करने के कारण क्रेन से उठा ले गई। चुनांचे उसने मेट्रो स्टेशन की लाइन में खड़ा होकर अपना बैग एक्सरे मशीन में डाला और भागते हुए उसे अपने साथ लेना भूल गया। पर उसे अपनी पॉकेट में पड़े पर्स का ध्यान रहा, जिसे उसने टटोला और राहत की सांस ली। वह तनिक ठहर कर सोचने लगा, जब पर्स पॉकेट में है तो स्मार्ट कार्ड भी उसी में होगा। अच्छा, इतनी जल्दबाजी में भी मैं सेफ और साउंड यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो मंजिल तक तो पहुँच ही जाऊँगा। फिर वह स्टेशन में प्रवेश करने के लिए एक कतार में खड़े कोई 20-25 लोगों को फांदते हुए एकदम आगे आ गया और एक आदमी से झगड़ पड़ा, जी आपके पीछे मेरा नंबर है। तब वह वहां घुसने का प्रयास करते हुए एक तगड़े आदमी को बहुत मशक्कत से ढकेलते हुए और बड़बड़ाते हुए कहाँ कहाँ से पागल चले आते हैं, कोई एटिकेट्स नहीं, मैनर नहीं। उस आदमी ने बिगड़कर एक भद्दी सी गाली दी तो वह फट पड़ा, जबान संभाल कर बोलो, जानते हो मैं कौन हूँ? तभी किसी ने फप्तियां कसी, हाँ हाँ, ये शहर के MP साहब हैं, PM से मिलने जा रहे हैं। जब धीरज ने उसे घूर कर देखा तो वह पसीने पसीने होकर बगले झाँकने लगा। बेशक अगर वह कुछ बोलता तो हाथापाई हो जाती। वह थोड़ा नरम हो गया था। तभी तो वह प्लेटफॉर्म पर लाइन में कायदे से खड़े होकर इंतजार करने लगा। पर कब तक? वह लगातार बड़ी बेचैनी से उचक उचक कर लाइन में खड़े लोगों को आगे पीछे देख रहा था और गिनता जा रहा था कि वह कतार में किस नंबर पर खड़ा है। तभी ट्रेन आ गई। उसने अपनी फुर्ती और जोर का भरपूर इस्तेमाल किया तथा भीड़ के धक्कम-पेल का फायदा उठाते हुए एकदम से आगे आ गया और एक लड़की के वक्ष से टकरा गया। वह गाली देते हुए चीख पड़ी, ये मनचले जानबूझकर भीड़ का फायदा उठाते हैं और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। गनीमत थी कि लड़की की चीख पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा धीरज का क्या हाल होता यह भगवान ही जाने। पर धीरज भी एकदम से बहटियाते हुए और नाक सुड़कते हुए अपने भोलेपन का परिचय देने की भरसक कोशिश कर रहा था। अंदर दाखिल होते ही वह बुजुर्ग के लिए रिजर्व कोने वाली सीट पर बैठे नौजवान से गुर्रा उठा, देखता नहीं कि मैं बुजुर्ग हूँ, तुरंत फुरत सीट खाली करो वरना। उस नौजवान ने उसे घूर कर देखा, वरना क्या कर लोगे? तुम कहीं से भी 60 साल के नहीं लगते, हट्टे कट्टे हो, गाल गला चिकना चुपड़ा है और बाल भी काले हैं। 40-45 से ज्यादा तो हो ही नहीं। धीरज डपट पड़ा, कह दिया तो कह दिया, पूरे 64 साल का हूँ। नौजवान भी कमतर नहीं था, उसने गला फाड़कर कहा, अपना आधार कार्ड तो दिखाओ। धीरज आपे से बाहर हो गया, तू कहाँ का अफसर लगा हुआ है जो मुझसे उम्र का सबूत मांग रहा है? चुनांचे अगर लोग बाग बीच बचाव नहीं करते तो मारपीट की नौबत आ जाती। धीरज ने भी उसे उसकी सीट से उठाकर ही दम लिया।
तब उसने तसल्ली से बैठकर मोबाइल पर कैंडी क्रश खेलते हुए अपनी यात्रा पूरी की। जब ट्रेन रुकी तो उसे अचानक ध्यान आया कि उसका स्टेशन तो आ गया है। वह एकदम से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और लपक कर ट्रेन से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म पर भागने लगा। वह स्टेशन से निकलकर कूदता फांदता हुआ सड़क पर आ गया और एक ऑटो रिक्शा वाले को आवाज़ दी। वह आया तो उसमें इतनी तेजी से घुसकर हचक्कर बैठा कि ऑटो वाला बोल पड़ा, साहब थोड़ा आराम से। धीरज घिसी पिटी तकिया कलाम जोड़ते हुए बोला, जिंदगी में आराम किस चिड़िया का नाम है। तब उसने अपना गंतव्य बताया तो ऑटो रिक्शा दौड़ पड़ा। कुछ अंतराल के बाद जैसे ही ऑटो बुद्धा गार्डन के सामने पहुंचकर रुका, धीरज छलांग लगाकर बाहर आया और एकदम से चलता बना। ऑटो वाला चिल्लाता रह गया, साहब जी किराया। पर धीरज को तो उसका ख्याल ही नहीं रहा। चूंकि धीरज की चलने की गति बहुत तेज थी, इसलिए वह जल्दी से बुद्धा गार्डन की झाड़ियों में खो गया। ऑटो वाला दौड़ा भी, पर उसे पकड़ नहीं पाया। वह चिल्लाता रहा, साहब पैसा, साहब किराया, मैं गरीब आदमी हूँ, कम से कम पेट्रोल का पैसा तो देते जाओ। धीरज झाड़ियों की झुरमुटों से गुजरते हुए एक हरे भरे टीले पर आ गया, जहाँ एक लड़की बड़े उतावलेपन से इधर उधर देख रही थी। धीरज ने पहुंचते ही लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह हकबकाकर खिसियाती हुई मुस्कुराई, कितनी देर कर दी धीरू। वह बोला, डार्लिंग कुल 3 मिनट ही तो लेट हूँ, टाइम देखो। पर तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था, एकदम आखिरी टाइम पर आए हो। मैं चली जाती तो तुम क्या करते? यहीं सिर पटक पटक कर जान दे देता। फिर वह उसे अचानक आलिंगन में लेते हुए उसके गाल, होठ, आंखें, पेट, कमर, नितंब, घुटने और पांव को बेतहाशा चूमते हुए पास वाली झाड़ी में लेकर लुढ़क गया। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले। धीरज की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अब वह बिल्कुल सामान्य हो गया है। फिर उसने लड़की को दोबारा जोर से आलिंगन में दबोचा और छोड़ दिया। वह बोला, अगले संडे फिर मिलते हैं। देर शाम जब उसने अपार्टमेंट में कदम रखा तो रुचि को गेट पर ही इंतजार करते हुए पाया। वह बोल पड़ी, अरे तुम्हारी BMW कार कहाँ है? वह अपना माथा पीटने लगा। क्या मैं कार लेकर गया था? ओ माय गॉड, कार तो मेट्रो स्टेशन पर ही छोड़ आया। रुचि फिर बोल पड़ी, और तुम्हारा बैग? वह माथा पकड़कर कुछ याद करते हुए बोला, अरे बाप रे, वह तो एक्सरे मशीन में ही रह गया। अब क्या कीजिएगा? रुचि बेचैन हो उठी। उसमें मेरे कितने ज़रूरी कागजात थे। वह हड़बड़ाने लगा। क्या इतना ज़रूरी काम था कि लाखों की कार स्टेशन पर छोड़ आए? और कीमती बैग भी, जिसे मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। वह बोला, हाँ, काम ही इतना ज़रूरी था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। वह कार वापस लाने और बैग की तलाश में उल्टे पांव लौट गया। कहता गया कि देर भी हो सकती है, तुम बेशक खाना खाकर सो जाना। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज मोचेंद्र जी की लिखी कहानी हड़बड़ी।